नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में महात्मा गांधी द्वारा लिखित पाठ का अध्ययन करेंगे। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। उनका योगदान हमारे देश के लिए इतना बड़ा है कि सिर्फ भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग उनको उनके कार्यों के लिए सम्मानित करते हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, यह बहुत ही लोकप्रिय तिथि है। वह है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर नामक जगह पर गुजरात राज्य में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और उसके आसपास हुई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? तो पोरबंदर में ही या उसके आसपास। 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वे वकालत की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गए। 1883 ईस्वी में कम उम्र में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ, जो स्वाधीनता संग्राम में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। गांधी जी के जीवन में दक्षिण अफ्रीका 1893 से 1914 ईस्वी के प्रवास का ऐतिहासिक महत्व है। वहीं उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। किस चीज़ का? अहिंसा का पहला प्रयोग। जब भी आप गांधी जी के विषय में कुछ लिखें तो अहिंसा से ही उनकी पहचान है। गांधी जी अहिंसा के पर्याय थे। तो वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग किया। कहाँ पर किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया। यह पीरियड कौन है? तो 1893 से 1914 के बीच का। ठीक है। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत लौट आए और स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने सत्य के प्रयोग किए। ये सत्य के प्रयोग के लिए जाने गए। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने जो भी अपने हथियारों का इस्तेमाल किया वह कोई आग्नेयास्त्र नहीं बल्कि उनके विचार थे। उन विचारों को जो वे सही समझते थे उन्होंने सत्य की संज्ञा दी और वह सत्य है कि नहीं है उसको जांचने परखने के लिए उन्होंने प्रयोग किए। अपने आंदोलन को उन्होंने सत्य के प्रयोग के रूप में नामित किया। अहिंसा और सत्याग्रह उनका सबसे बड़ा हथियार था। क्या था? अहिंसा मतलब समझते हैं कि हिंसा नहीं करना है, और सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह करेंगे। जो ट्रूथ है, जो सत्य है उसको आप स्वीकार करें, इसके लिए बार बार आपसे आग्रह करेंगे। हिंसात्मक तरीके से नहीं, अहिंसात्मक तरीके से। उन्होंने स्वराज की मांग की, अछूतोद्धार का काम किया। क्या क्या काम किए गांधी जी ने? तो गांधी जी ने काम किया, स्वराज की मांग की, अछूतों का उद्धार किया, सर्वोदय का कार्यक्रम चलाया, स्वदेशी का नारा दिया, समाज में व्याप्त ऊंच नीच, जाति धर्म के विभेदक भाव को मिटाने की कोशिश की और अंततः अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत को आज़ादी दिलाई। गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्हें बापू, राष्ट्रपिता आदि कहकर कृतज्ञ राष्ट्र याद करता है। तो बापू भी उन्हें कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं, और महात्मा तो नाम उनका रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। गांधी जी ने हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आदि पुस्तकें लिखी। ये किताबें हैं जो मशहूर हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अलावा वक्त निकालिए और इन पुस्तकों का अध्ययन करें। मेरे दोस्तों, जब कभी आप इन पुस्तकों को पढ़ेंगे तो जीवन के प्रति नई ऊर्जा, नई आशा का अनुभव करेंगे। तो ये नंबर के लिए तो पढ़ना ही है, लेकिन सही मायने में पढ़ाई का उद्देश्य होता है व्यक्ति का निर्माण। तो जब आप व्यक्ति का निर्माण करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययनशील होना चाहिए। तो इन किताबों को पढ़िए। आदि पुस्तकें लिखी। उन्होंने हरिजन, यंग इंडिया और पत्रिकाएं भी संपादित की।
जो पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया, उनमें यंग इंडिया और हरिजन। उनका पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित था। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति, राजनीति तथा सामाजिक एवं आर्थिक पक्षों पर खूब लिखा और उनके प्रयोग के द्वारा भारतवर्ष को फिर से एक उन्नत एवं गौरवशाली राष्ट्र बनाने की कोशिश की। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में एक सिरफिरे ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाते हैं? तो अहिंसा दिवस। ये पूरा विश्व उनको सम्मान देता है इस रूप में कि उनकी जन्म तिथि को अहिंसा दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया है। शिक्षा और संस्कृति जैसे विषय पर यहाँ हरिजन, यंग इंडिया जैसे ऐतिहासिक पत्रों के अग्रलेखों से संपादित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। ये जो पाठ है शिक्षा और संस्कृति, तो इसमें आपको गांधी जी के विचार मिलेंगे शिक्षा के विषय में, संस्कृति के विषय में। इस पाठ में उनके क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यावहारिक दृष्टिकोण और विचार हैं, जिनके बल पर आत्मा, बुद्धि, मानस एवं शरीर के संतुलित परिष्कार के साथ मनुष्य के नैतिक विकास के लिए जरूरी प्रेरणाएं हैं। गांधी जी की शिक्षा और संस्कृति की परिकल्पना निरी सैद्धांतिक नहीं है, वह जटिल और पुस्तकीय भी नहीं है, बल्कि हमारे साधारण दैनंदिन जीवन व्यवहार से गहरे अर्थों में जुड़ी हुई है। ये ज्ञान के विषय में एक ये लोग आरोपित करते हैं कुछ लोग ये बात कि ज्ञान किताबी हो कि व्यावहारिक हो। किताबी ज्ञान को, सैद्धांतिक ज्ञान को कुछ लोग अधूरा मानते हैं, अपूर्ण मानते हैं, लेकिन ये गांधी जी का जो भी कथन है, जो भी उनका ज्ञान है, जो भी उन्होंने बताया, वह व्यवहारिकता के धरातल पर खड़ा उतरता है और दैनंदिन जीवन में, रोज रोज की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उनके समाधान के लिए हमें किस नज़र से दुनिया को देखना चाहिए, यह गांधी जी के विचारों में आपको झलकता है। तो निश्चित रूप से शिक्षा और संस्कृति के विषय में गांधी जी ने जो भारतीय सोच प्रस्तुत किया है वह आदरणीय है और हम लोग आगे अभी जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें उनके विचारों को देखेंगे। तो निश्चित रूप से हम पहले जानते हैं कि पाठ का नाम क्या है। तो पाठ का नाम है शिक्षा और संस्कृति। देखिए, शिक्षा और संस्कृति ये ऐसे शब्द हैं जिनकी व्याख्या बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने अपने ढंग से की है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। बापू ने, महात्मा गांधी ने हमें इसका अर्थ समझाने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी तरफ से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। अहिंसक प्रतिरोध मतलब विरोध। हमें कोई बात मंजूर नहीं है तो हमें कैसे उसका विरोध करना है, तो अहिंसक तरीके से होना चाहिए। अगर हम हिंसा को अपने हाथ में लेते हैं तो हमें सही काम नहीं कर रहे। तो अहिंसक प्रतिरोध हो, विरोध हो, वह अहिंसात्मक तरीके से होना चाहिए। यही उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। शिक्षा कैसी हो? तो जो आदमी को अहिंसक बनावे। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। यह अक्षर ज्ञान को इस अहिंसक ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा का मुख्य थीम क्या होना चाहिए? तो वो अहिंसावादी होना चाहिए। हमें ऐसे पाठों को पढ़ना है या पढ़ना है जो व्यक्ति को हिंसा से दूर करे, जो उसे अहिंसक बनाता हो। तो उसमें अक्षर ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। हम व्यावहारिकता के धरातल पर, व्यावहारिकता की धरातल पर जब हम बताएंगे तो क्या बताएंगे कि छात्र को कैसा होना चाहिए, तो उसे ऐसा होना चाहिए कि वह अहिंसक मालूम पड़ता हो। ठीक है,
तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बच्चे को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे। उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, सत्य क्या है, प्रेम क्या है और आत्मा में क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई हैं। कहने का अर्थ ये नहीं कि साक्षरता गलत है, वर्णमाला का ज्ञान नहीं हो, बल्कि कहने का मतलब ये है कि जो आदमी अनपढ़ है, जो आदमी शिक्षित नहीं है, जिसको वर्णमाला का ज्ञान नहीं है, जो अंगूठा छाप है, वह भी आदमी है और उसके पास भी बहुत कुछ ऐसा ज्ञान होता है जो एक पढ़े लिखे आदमी के पास होता है। तो एक मनुष्य के रूप में हम अशिक्षित व्यक्ति को भी उतनी ही इज्जत देंगे जितना कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को। प्रतिष्ठा दोनों की बराबर है और मनुष्यत्व दोनों में है, अनपढ़ में भी और पढ़े लिखे व्यक्ति में भी। तो दृष्टिकोण जब छात्र का विकसित हो तो वह इसी परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। ये नहीं हो कि आदमी पढ़ लिख जाए, ऊंची डिग्रियां ले ले, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करे तो अपने अनपढ़ भाई बहनों को, अपने अनपढ़ परिवार वालों को पिछड़ा हुआ समझे। नहीं, आत्मा क्या है इसकी भी जानकारी हो। आत्मा अनपढ़ में भी है, पढ़े लिखे में भी है, दबे कुचले वर्ग में भी है और ऊंची जाति के लोगों में भी है। सत्य क्या है? सत्य यही तो है कि हम इंसान हैं, हम प्रकृति से बने हैं, हमने प्रकृति को नहीं बनाया है। इसलिए प्रकृति के ऊपर ज़्यादा टीका टिप्पणी करना, ज़्यादा छेड़छाड़ करना, अपने आप को अप्राकृतिक साबित करना है। आप अपनी हैसियत को जानिए, प्रकृति कितनी बड़ी है, यह कितनी पुरानी है और मनुष्य कितना छोटा है। मनुष्य जन्म लेता है और मर जाता है, वह इसी प्रकृति से जन्म लेता है और इसी प्रकृति में समाहित हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य यदि प्रकृति में बहुत बढ़ चढ़ के दावे करता है तो वह निश्चित रूप से मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। हमें प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या हो? शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखे। इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले टॉलस्टॉय फॉर्म में और बाद में फीनिक्स आश्रम में, जो साउथ अफ्रीका में है, बच्चों को इसी ढंग से तालीम शिक्षा देने की भरसक कोशिश की थी। दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म में गांधी जी काम किए और फीनिक्स आश्रम में भी रहे, तो वहाँ पर भी उन्होंने शिक्षा देने का कार्य किया, जिसका आधार यही था कि सत्य का अनुभव करो। सत्य क्या है? सत्य ये है कि तुम एक पूर्ण इंसान हो, ना तो तुम किसी जाति के हो, ना ही तुम किसी धर्म के हो, तुम न गरीब हो न अमीर हो, तुम जो हो सो तुम हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ समान अवसर की ज़रूरत है जिससे तुम्हारा पूर्ण विकास हो सके। बस इतना ही सत्य है। यही गांधी जी के दर्शन का सार है। सत्य को स्वीकार करो। सत्य क्या है? तुम एक पूर्ण मनुष्य हो, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। प्रकृति ने तुम्हें बनाया तो तुम्हें अपूर्ण उसने नहीं बनाया। जो भी बनाया, जैसा भी बनाया, तुम्हें बिल्कुल सही बनाया। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। यह समझ अगर आ जाए तो आपको लगेगा कि दुनिया में ना तो कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई खूबसूरत है, ना कोई बदसूरत है। सब में समता का भाव सही मायने में आप देख पाएंगे और यही एक पूर्ण विकसित व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो गांधी जी के सपनों का भारत, गांधी जी के सपनों की शिक्षा ऐसी ही होने वाली है, जिसमें व्यक्ति को सम्मान मिले, व्यक्ति को उसकी पद एवं प्रतिष्ठा, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी जातीय स्थिति के आधार पर उसे किसी तरह के भेदभाव का सामना न करना पड़े। ठीक है। दूसरे शब्दों में बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। दूसरे शब्दों में क्या कहें कि बच्चे द्वारा इंद्रियों का बुद्धि प्रयोग उपयोग, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करें? तो भाई बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए।
बुद्धिपूर्वक इंद्रियों का प्रयोग करेंगे तभी आपकी बुद्धि का विकास सही ढंग से हो पाएगा। परंतु शरीर और मस्तिष्क के विकास के साथ आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी, तो केवल बुद्धि का विकास घटिया और एकांगी वस्तु ही साबित होगा। आपको सिम कार्ड और वो जो बोलते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये हैंडसेट और सिम कार्ड दोनों में विकास होना चाहिए। मनुष्य का शरीर भी विकसित हो और उसकी आत्मा भी विकसित हो। आत्मा क्या है? आत्मा है सिम कार्ड, आत्मा है सॉफ्टवेयर और शरीर आदमी का है हार्डवेयर। तो दोनों में सुधार की ज़रूरत है, दोनों को सही रास्ते पर चलाने की ज़रूरत है। आत्मा के विषय में भी जानो तुम क्या हो और कुशलता भी प्राप्त करो जो आपके शरीर के लिए, कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा है, अनुभूति को चिन्हित करना। मनुष्य अनुभव करने वाला जीव है। ये आदमी को, मनुष्य के पास हृदय होता है, दिल होता है, वह भावनाओं को समझता है, भावनाशील है। इसको भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नहीं तो बुद्धि तो मशीन का पर्याय है। मनुष्य सिर्फ जो बुद्धिवादी हो वह तो मशीन की तरह हो जाता है, उसका मशीनीकरण हो जाता है। तो वह व्यक्ति को उतना सुखदायी नहीं मालूम पड़ता जितना कि वह व्यक्ति जो अनुभूतियों की बात करता है, जो दूसरों को दुखी ना देखना चाहे, यह तभी संभव है जब वह अनुभवशील होगा, जब वह अनुभूति संवेदनाओं की बात करेगा, अनुभूतियों की बात करेगा, जब वह सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेगा, तब जाकर के वह पूर्ण विकसित इंसान माना जाएगा। इसलिए मस्तिष्क का ठीक ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शक्तियों की भी शिक्षा होती रहे। ये सब बातें अविभाज्य हैं। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। बुद्धि और शरीर दोनों का विकास साथ साथ होना चाहिए। मनुष्य को मशीनों की जानकारी भी होनी चाहिए और उसे अपने अंदर जो उसकी आत्मा है उसके विषय में भी उसे सोचना होगा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय, गांधी जी का अभिप्राय शिक्षा से क्या है? तो यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है, उसके अंदर जो बुद्धि है, उसके अंदर जो सभी उत्तम गुण हैं, उन्हें प्रकट किया जाए, उन्हें निखरने का अवसर दिया जाए। पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो है ही नहीं, वह आदि भी नहीं है। वह पुरुष और स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। इसलिए तो मैं बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूँगा कि उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए, कौशल, और जिस क्षण में वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। नहीं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति बेरोजगारों की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा, जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रतिफल है। पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना रोजगार स्वयं ढूंढने में, रोजी रोटी का साधन ढूंढने में सक्षम हो। शिक्षा की रचना इसी दृष्टिकोण से होनी चाहिए। नहीं तो पढ़े लिखे लोग उच्च डिग्रीधारियों की फौज खड़ी हो जाएगी और उनके समक्ष कोई कार्य नहीं रहेगा। तो ये कैसी शिक्षा हो गई? यह तो कौशल बढ़ाने के बजाय, सक्षम बनाने के बजाय व्यक्ति को अक्षम बनाता है। व्यक्ति के अंदर एक कुलीन भाव भरता है, उसे काम को ऊंचा नीचा देखने की आदत लग जाती है। तो यह, इससे देश का विकास नहीं होगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति को सक्षम होना चाहिए, वह कोई भी कार्य करने के लायक बनना चाहिए। नहीं तो सिर्फ किताबी ज्ञान, यह ज्ञान का क्या कहते हैं, ज्ञान की नकल है। सही मायने में ज्ञान मनुष्य को सक्षम बनाता है, उसे जीवन जीने की कला सिखाता है। या ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लिख गए तो हम सिर्फ सरकारी नौकरी करेंगे, हम सिर्फ ऑफिसर बनेंगे, हाकिम बनेंगे, हम सिर्फ एक ही ये काम कर सकते हैं और काम कैसे करें हमारे स्टैंडर्ड का सवाल है। यह अगर आप सोचते हैं तो गांधी जी का इशारा इसी आदत के प्रति है
कि प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये शिक्षा का सही ढंग नहीं है। शिक्षा तो आपको वह साधन है जो आपको सक्षम बनाती है, जो आपको ताकतवर बनाती है। अगर आप किसी खास कार्य के लायक ही बन पाए तो आप तो कमज़ोर हो गए। आपको शिक्षा ऐसी नहीं मिलनी चाहिए जिससे आप कमज़ोर बने, बल्कि शिक्षा वो हो जिससे आप ताकतवर बने। तो इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। अर्थात बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। शिक्षा क्या हो तो किसी उद्योग या कौशल के हिसाब से दी जानी चाहिए। आदमी को उसके लायक ट्रेन करना चाहिए, लेकिन अपने विषय में जानकारी उसके पहले बच्चों में हो जानी चाहिए। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत शामिल हों। ये आपको होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में क्या क्या हो? सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता की मदद देने वगैरह के मूल सिद्धांत पर शामिल हो। प्रारंभिक शिक्षा के विषय में ये महात्मा गांधी के विचार हुए। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता और स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता और वे शरीर से कमज़ोर होते हैं। इसीलिए मैं संगीतमय कवायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिलवाऊंगा। आपको गांधी जी का कहना है कि आधुनिक युग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें स्वच्छता और स्वावलंबन का ज्ञान नहीं होता। ये कराने की ज़रूरत है। स्वावलंबन हो, वो अपने परिवार वालों पर ही डिपेंड ना हो, बल्कि अपने ऊपर अवलंबित हों। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। इसीलिए गांधी जी अपनी कक्षाओं में संगीतमय कवायद करवाया करते थे। इस प्रकार कताई और धुनाई जैसे ग्रामोद्योगों द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए हैं। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वास्थ्यप्रद और नैतिक आधार प्राप्त होगा और समाज की मौजूदा आरक्षित व्यवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी से बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ने वाला ह्रास रुक जाएगा और एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिसमें गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद न हो और हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो। और यह सब किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ग युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी के व्यंग के बिना भी हो जाएगा। गांधी जी छोटे छोटे उद्योगों की बात करते थे, घरेलू उद्योगों की बात करते थे, जिसमें ना तो बहुत पूंजी की आवश्यकता थी, ना ही किसी वर्ग युद्ध की बात थी। समाज में ऐसे नेता हैं जो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, संघर्ष की बात करते हैं। गांधी जी ने वर्ग समन्वय की बात की। वो सबों को समाज का हिस्सा मानते हैं। सबों को इस धरती पर जो भी है सबको जीने का हक है। गांधी जी इसकी बात करते हैं। वो तो क्या है कि मेरी योजना, भारत जैसे विशाल देश का यंत्रीकरण किया गया तो इन दोनों बातों में से एक तो जरूर होगी। मेरी योजना में विदेशों से मंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दक्षता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की ज़रूरत न होने के कारण एक तरह से जनसाधारण के भाग्य का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथ में रहेगा। छोटे उद्योग होंगे तो आत्मनिर्भर बनना ज़्यादा संभव होगा। जब भारत को स्वराज्य मिल जाएगा तब शिक्षा का क्या ध्येय होगा? उस समय तो गुलामी थी। स्वराज्य मिलने के बाद कैसी शिक्षा हो? चरित्र निर्माण। जब स्वराज्य मिल जाएगा तो चरित्र निर्माण, हम कैरेक्टर मेकिंग करेंगे। मैं साहस,
बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास कराने की कोशिश करूँगा। व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए, शिक्षा में त्याग हो। आज के ज़माने में कितने शिक्षित लोग त्यागी होते हैं वो आप भी समझते हैं। सिर्फ आदमी अपनी सोचता है, सिर्फ अपने लिए आरक्षण मांगता है, सिर्फ अपने हित की बात करता है। ठीक है, परिवार में भी 5 भाई है, एक भाई सोचता है कि मैं बड़ा हो जाऊं, ज़्यादा विकास कर जाऊं और लोगों को ना हो। तो ये तो आज जैसी शिक्षा है उसका फल तो ये है कि आदमी घोर स्वार्थी बन गया है। तो फिर गांधी जी का यह कथन कि उनको आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने की ज़रूरत महसूस हुई, यह बिल्कुल सही है। आत्म उत्सर्ग, अपना त्याग, जब तक त्याग की भावना से व्यक्ति भरा नहीं होगा तब तक वह अच्छा इंसान हो ही नहीं सकता है। और हिंसा का मतलब ही है कि आत्मोत्सर्ग, आप त्याग की बात करें, आप देना सीखिए, तभी आप बड़े कहे जाएंगे। सिर्फ लेने की बात करेंगे तो आप बड़े नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उनके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। मैं चाहता हूं कि उस भाषा अंग्रेजी की बातों किए में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार भरा पड़ा है उसे राष्ट्र अपनी ही देशी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियाँ जानने के लिए बांग्ला सीखने की ज़रूरत नहीं, वे मुझे अच्छे अनुवादों से मिल जाता है। गुजराती लड़कों और लड़कियों को टॉलस्टॉय की छोटी छोटी कहानियों से लाभ उठाने के लिए रूसी भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं, वे तो उन्हें अच्छे अनुवादों के जरिए सीख लेते हैं। अंग्रेज़ों को यह गर्व है कि संसार में जो उत्तम साहित्य उत्पन्न होता है वह प्रकाशित होने के 1 सप्ताह के भीतर सीधी सादी अंग्रेजी में उस राष्ट्र के हाथों में आ जाता है। शेक्सपियर और मिल्टन ने भी जो कुछ सोचा या लिखा है उसके उत्तम भाग को प्राप्त करने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत क्यों हो? हमें तो शेक्सपियर और मिल्टन या अंग्रेजी के किसी महान लेखक की जो साहित्य है, उसकी जो आत्मा है, उसका जो अर्थ है, उसे समझना है। हमारी भाषा भी अच्छी है, ये गांधी जी का सपना था कि अपनी भाषा अच्छी है, अपना परिवार अच्छा है, अपना देश अच्छा है। ये भावना हो तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ विदेशी भाषा को ही सीखें, आप अपनी भाषा के माध्यम से भी अपना पूर्ण विकास करें। शिक्षा को इसी सांचे में ढाला जाना चाहिए। यह अच्छी मितव्ययिता होगी यदि हम विद्यार्थियों का एक अलग वर्ग ऐसा रख दें जिसका काम यह हो कि संसार की भिन्न भिन्न भाषाओं में से सीखने की उत्तम बातें वह जान ले और उसके अनुवाद देशी भाषाओं में करके देता रहे। यह बात मेरे विचार में भी नहीं आ सकती कि हम कूप मंडूक बन जाएं या अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लें। मगर मेरा नम्रता पूर्वक यह कथन जरूर है कि दूसरी संस्कृतियों की समझ और कद्र स्वयं अपनी संस्कृति की कद्र होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए। आप अपनी संस्कृति को नहीं पूछिए, अपनी भाषा को प्यार मत कीजिए और दूसरी भाषा के पीछे भागिए, दूसरी संस्कृति के पीछे भागिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको पहले अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की समझ होनी चाहिए, उसके बाद आप दूसरों की भाषा को सीखिए, दूसरों की संस्कृति को सीखिए। अगर अपनी भाषा, अपनी संस्कृति आप नहीं सीखेंगे तो आप क्या होंगे? आप बिना आधार के लोग होंगे, आपकी जड़ें ज़मीन में नहीं होंगी। आप एक प्लास्टिक के पौधे की तरह खूबसूरत लग सकते हैं लेकिन आप में जीवन नहीं होगा। तो इन बातों को समझने की ज़रूरत है। मेरा दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। हमने उसे जाना नहीं है, हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। उसका ज्ञान हो मगर उस पर अमल न किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती।
मेरा धर्म जहाँ यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा, वहाँ वह दूसरी संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उनकी उपेक्षा करने का निषेध भी करता है। तो अपनी संस्कृति को समझिए और आप अपनी ही आँखों से न दुनिया को देखेंगे। दूसरों की आंखें बहुत अच्छी हैं, उससे क्या लेना देना। तो अपनी भाषा को जानिए, अपनी संस्कृति को पहचानिए, उसके बाद दूसरों की संस्कृति और दूसरों की भाषा की बात करें। पहले अपना विकास करें, परिवार का करें, समाज का करें, देश का करें, विश्व का करें। ये सीरियल है। ये नहीं होगा कि आप भूखे हैं, नंगे हैं और आपसे बड़ी बड़ी सामाजिक बातों की उम्मीद की जाए, कभी नहीं होगा। एक भूखे आदमी के सामने रोटी रखो तो पहले वह रोटी की तरफ झपटता है, वह फूलों की खुशबू बाद में सूंघेगा। पहले उसकी जो प्रारंभिक आवश्यकता है, पहले जो व्यक्ति के समक्ष जो उपस्थित वातावरण है, जो उसका साधन पहले जो मौजूद है। हम किसी वस्तु को उठाएंगे तो अपने हाथों से ही उठाएंगे, उसको हाथ तो हमारा ही होगा। वस्तु कितनी भी खूबसूरत हो, वो अपना अगर आपके पास में हाथ नहीं है तो आप उसको उठा नहीं सकते। तो वही आपकी भाषा और संस्कृति है। आप अपनी भाषा और संस्कृति के माध्यम से ही दूसरों की बात करते हो। आप कितना भी अंग्रेजी बोल लो, रूसी बोल लो, जापानीज बोल लो, लेकिन जब तक आप अपनी मातृभाषा को नहीं समझते हैं तब तक आपको कोई भाषा समझ में नहीं आएगी। आप सिर्फ एक प्लास्टिक के पेड़ की तरह नजर आएंगे, प्लास्टिक के फूल की तरह नजर आएंगे। ये कहने का मतलब है। तो कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। ये अपने को मजबूत करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे को कमजोर किया जाए। अपनी भाषा को प्यार करने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम दूसरे की भाषा से नफरत करें। नहीं, ये कहने का मतलब नहीं है। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे या जबरन यहाँ आ घुसे थे, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह यह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट की ही उपज हैं। भारत एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, बहुभाषी राष्ट्र है, यह बहुधर्मी राष्ट्र है। हमारी अनेकता और उसमें एकता हमारी विरासत है। इसलिए हमें नफरत करना नहीं सिखाया जाता। हम तो मिलजुल कर रहने वाली जाति हैं, मिलजुल कर रहने वाले राष्ट्र हैं। तो यही भारत की भारतीयता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाएं और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाएं। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। मैं चाहूँगा साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहें अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखें, और फिर उनसे यह आशा रखूँगा कि वे अपनी विद्वता का लाभ भारत और संसार को उसी तरह दें जैसे बोस, राय स्वयं कविवर दे रहे हैं। लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो या यह अनुभव करे कि वह अपनी खुद की देशी भाषा में विचार नहीं कर सकता, अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई हैं। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा। ये रहा गांधी जी का स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब अपने देश में जो बना सामान है उसको तो इज्जत देनी ही है। सबसे पहले बात है कि अपना बना सामान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, ये अपना देश, ये अपनत्व। आप जहाँ हैं उसको छोड़ के आगे मत बढ़िए, उसको साथ लेकर के चलिए। पहले जहाँ जन्म हुआ, जहाँ आपकी आंखें खुली, आप उनको ध्यान से देखिए, उसके बाद ना दूसरी की बात करेंगे। तो वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा।
जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा और वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है और जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं है बल्कि कृत्रिम और ज़बरदस्ती की एकता पर है। यह भारत कितना महान, जोर ज़बरदस्ती की भाषा नहीं है, यह वर्ग संघर्ष की भाषा नहीं है, यह सबको हजम कर जाने की भाषा नहीं है, बल्कि एक गुलदस्ते के रूप में सभी फूलों का संग्रह एक साथ करके रहने की इच्छा है। यही गांधी जी का विचार है। गांधी जी का विचार है शिक्षा और संस्कृति के प्रति। तो ये जियो और जीने दो, यही इसका मूल थीम है, ध्येय है। मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करेंगे और प्रश्नोत्तर के लिए इसके बाद का वीडियो देखें। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।